हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू P3 विद दोस्तम। आज है हमारे सीरीज का चैप्टर नंबर 3 और इसका सेकेंड पार्ट आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे टर्मिनोलॉजी इन डेब्ट मार्केट। उससे पहले हम आपको बता दें, हर वीडियो के अंत में आपको मिलता है एक प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट इसी चीज़ से निकाला गया है जो कि आपके लिए है, और आप उसको जाके वीडियो के एंड में, जो वीडियो सपोज कीजिए कि थर्ड चैप्टर का 2 पार्ट बना, तो पहले पार्ट में नहीं, सेकंड पार्ट में जो है आपको वो मिल जाएगा। तो उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट पर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पर अगर आप आंसर गलत करते हैं तो आपको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और अगर फिर भी आप गलती करते हैं या कुछ भी ऐसा है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। जिनको भी हमसे बात करना है, डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं, आप वहाँ डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं और कोई भी समस्या हो आप वहाँ पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और भी जो समस्या है, जिनको सपोज कीजिए किन्हीं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रैक्टिस कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो उनके लिए एक चीज़ है कि वैल्यूएशन का चैप्टर ख़त्म होने दीजिए, तब हम आपके लिए लेके आएंगे केस स्टडी भी। न्यूमेरिकल्स अगर आपको समझ में अभी नहीं आ रहा है तो टर्म्स क्लियर होने दीजिए, टर्म्स क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल्स भी क्लियर हो जाएगा। बच गया आपका 600 का क्वेश्चन सीरीज, तो वो अब जल्दी ही शुरू हो जाएगा, रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो कम से कम 4-5 वीडियो बन जाए तो उसके बाद हम अपलोड करना शुरू कर देंगे। और जिनको भी जो समस्या है वो डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं। तो अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, 600 क्वेश्चन जो है वो 600 क्वेश्चन अलग है और जो प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है वो अलग है। तो आपको ये भी करना है, ये भी करना है। ये 600 क्वेश्चन हम खुद से आपको सॉल्व करवाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ से निकाला गया क्वेश्चन है, इस वर्कबुक से निकाला गया क्वेश्चन है, तो आप इसको कीजिएगा तो आपका वर्कबुक का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टर्मिनोलॉजी इन डेब्ट मार्केट। पहले समझिए डेब्ट मार्केट है क्या। समझिए, आप दो चीज़ पर है, एक इक्विटी मार्केट, एक डेब्ट मार्केट। इक्विटी मार्केट आप समझ चुके हैं क्या है, डेब्ट मार्केट क्या है। अब आप लोन समझते हैं, लोन। सपोज कीजिए कि एक ऐसा पैसा होता है जो किसी कंपनी ने लोन के फॉर्म में उठाया होता है, ठीक है, जिसका रीपेमेंट एक फिक्स समय पर करना होता है और उस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट भी लगता है। तो ये भी आपको समझना है कि एक फिक्स्ड डेट के साथ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, डेब्ट मार्केट कहते हैं। अब समझिए, अगर एक कंपनी को 100 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। क्या क्या? एक, 100 करोड़ उसको चाहिए तो वो क्या क्या करेगा, वो किसी के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता कि आप मेरा इक्विटी शेयर खरीद लीजिए, नहीं कर सकता। अब वो क्या करेगा, वो डेब्ट इशू करेगा। पहला, वो या तो डेब्ट सिक्योरिटीज इशू कर दे, दूसरा या बैंक लोन ले ले, ठीक है, पूरा पैसा एक बैंक या बैंक ग्रुप से उठा ले, या नहीं तो डेब्ट सिक्योरिटी वो इशू कर दे, 100 करोड़ को छोटा छोटा यूनिट में बांट दे और इशू कर दे। तो इससे क्या होगा, इससे जो है अलग अलग आदमी के पास उसका बॉन्ड चला जाएगा, जो भी वो सिक्योरिटीज डेब्ट सिक्योरिटीज इशू किया है वो अलग अलग के पास चला जाएगा। अब यहाँ समझिए दो चीज़, डेब्ट सिक्योरिटी क्या है ये समझिए पहले। एक तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कहलाता है जो दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है। पहला इशूअर जो इशू किया, दूसरा लेंडर या इन्वेस्टर, ठीक है, जो पैसा देता है। इशूअर जो पैसा लेता है और लेंडर चाहे इन्वेस्टर जो पैसा देता है। अब इसमें कुछ टर्म्स आपको समझाया जाएगा इसके आगे, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे प्रिंसिपल क्या है, लोन का टोटल कीमत, टोटल रकम जिसको आप बोलते हैं, टोटल अमाउंट जो आप बोलते हैं। कूपन, इंटरेस्ट रेट जो फिक्स्ड होता है, अभी आपको हम बताएं। मैच्योरिटी, फिक्स्ड टाइम, कब पैसा वापस मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये सब अभी टर्म हमको समझना है और समझेंगे कि क्या क्या होता है डेब्ट मार्केट में। अभी हम लाइन टू लाइन समझेंगे भी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में आए तो अभी और भी हम लाइन टू लाइन समझेंगे, तो उसमें और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। Debt capital refers to the capital provided by the lenders who are keen to be compensated regularly in the form of a pre-specified fixed rate of
इंटरेस्ट। हम आपको अभी जस्ट यही समझाया है कि डेब्ट कैपिटल वो पैसा होता है जो लेंडर देता है, जिसके बदले में उन्हें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये एक तरीके का लोन होता है जिसमें इन्वेस्टर को फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। दे ऑल्सो एक्सपेक्ट द मनी दे हैव लेंट टू बी रिटर्न टू देम आफ्टर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। समझिए, लेंडर सिर्फ इंटरेस्ट नहीं बल्कि अपना दिया हुआ पैसा एक फिक्स टाइम के बाद वापस भी चाहता है। डेब्ट कैन बी क्रिएटेड बाय बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन और बाय इशूइंग डेब्ट सिक्योरिटीज। कंपनीज या तो बैंक से लोन लेकर या फिर डेब्ट सिक्योरिटी इशू करके फंड रेज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंपनी विशेज टू बोरो 100 करोड़, इट हैज टू ऑप्शंस। It takes a bank loan from the total amount, then the bank or consortium of bankers in the sole lender to the company। अगर किसी कंपनी को 100 करोड़ बोरो करना है तो उसके पास दो ऑप्शन है, अभी बताएं। पहला ऑप्शन कि वो कंपनी जो है 100 करोड़ का पूरा लोन बैंक से ले ले, तो बैंक ही एक सिंगल लेंडर होगा, ठीक है। Alternately, it can access a larger pool of investors by breaking up the loan amount into smaller denominations। अब इसको समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है। दूसरा पैसा ये है कि कंपनी छोटी छोटी सिक्योरिटी इशू करके मल्टीपल इन्वेस्टर से पैसा रेज करे। यही सेम चीज हम आपको भी समझा गया है। इफ इट इशूज 1 करोड़ डेब्ट सिक्योरिटीज each with a face value of 100, then an investor who brings in 1000 would receive 10 सिक्योरिटीज। देखिए, कहने का सीधा सा मतलब है, इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सिक्योरिटी ले सकता है। जैसे कंपनी अगर 1 करोड़ का डेब्ट सिक्योरिटी इशू कर रहा है, ठीक है, और हर सिक्योरिटी कितने का है, 100 का है, तो एक इन्वेस्टर जो 1000 लगाना चाह रहा है उसको कितना सिक्योरिटी मिल जाएगा, 10 सिक्योरिटी मिल जाएगा। द लेंडिंग एक्सपोजर ऑफ ईच इन्वेस्टर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। हर एक इन्वेस्टर का रिस्क सिर्फ उतना ही होगा जितना उसने इन्वेस्ट किया है। अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो हर एक इन्वेस्टर को नुकसान उसकी इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। ए डेब्ट सिक्योरिटी डिनोट्स ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इशूअर एंड द लेंडर। इशूअर कौन हो जाएगा, कंपनी, लेंडर कौन हो जाएगा, इन्वेस्टर। विच अलाउज द इशूअर टू बोरो ए सम ऑफ मनी एट प्री डिटरमाइंड टर्म्स। देखिए, डेब्ट सिक्योरिटी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इशूअर और लेंडर के बीच होता है, जिसमें पैसा एक फिक्स्ड टर्म और फिक्स्ड रिटर्न पे बोरो किया जाता है। हम आपको क्या बोले, फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड इंटरेस्ट, सब फिक्स होगा और उसके हिसाब से पैसा उठेगा। These terms are referred to as the features of a debt security and include the principal coupon, the maturity of the security and the security if any provided for the lending। डेब्ट सिक्योरिटी के फीचर होते हैं, ठीक है, क्या क्या, जैसे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होगा, जो पैसा बोरो किया गया है। कूपन, कूपन क्या होगा, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी क्या होगा, कब पैसा वापस मिलेगा। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या होगा, अगर कोई कोलेट्रल दिया गया है तो। ऑल डेब्ट सिक्योरिटीज ग्रांट द इन्वेस्टर द राइट टू कूपन पेमेंट्स एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट एज पर द डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट। हर एक डेब्ट सिक्योरिटी इन्वेस्टर को दो राइट देता है, एक तो फिक्स्ड इंटरेस्ट का और दूसरा प्रिंसिपल रीपेमेंट का, जो डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट के टर्म के मुताबिक होता है। यानी इन्वेस्टर को फिक्स टाइम पर इंटरेस्ट मिलेगा और मेच्योरिटी पर पैसा वापस मिलेगा। सम डेब्ट सिक्योरिटीज कॉल्ड सिक्योर डेब्ट आल्सो गिव इन्वेस्टर राइट ओवर द एसेट ऑफ द इशूइंग कंपनी। कुछ डेब्ट सिक्योरिटी जो है सिक्योर डेब्ट कहलाता है, इन्वेस्टर को कंपनी के एसेट पे राइट देता है। मतलब अगर कंपनी लोन रिपे नहीं करती तो इन्वेस्टर एसेट बेचकर अपना पैसा वापस ले सकता है। If there is a default on interest or principal payments, those assets can be sold to repay the investor। यही हम आपको बताएं। अगर कंपनी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं करता है, ठीक है, तो इन्वेस्टर कंपनी के एसेट बेचकर जो है अपना जो है इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकता है। ये सिक्योर डेब्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इन्वेस्टर का रिस्क यहाँ पर कम हो जाता है। इन्वेस्टर विथ अनसिक्योर डेब्ट डू नॉट एंजॉय दिस ऑप्शन। जिन इन्वेस्टर ने अनसिक्योर्ड डेब्ट में इन्वेस्ट किया होगा उनको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है
तो अनसिक्योर्ड डेप्ट होल्डर को एसेट बेचने का राइट नहीं होता, यानी उनका रिस्क सिक्योर्ड डेप्ट होल्डर से ज्यादा होगा। डेप्ट सिक्योरिटीज में बी प्राइवेटली प्लेस्ड विथ ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर और ऑफर टू पब्लिक थ्रू ए पब्लिक इशू ऑफ द सिक्योरिटी। यहां पे क्या करना चाह रहा है कि डेप्ट सिक्योरिटी दो तरीके से इशू किया जाता है, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए सिर्फ सिलेक्टेड इन्वेस्टर को दिया जाएगा, या पब्लिक इशू के जरिए सभी लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट में लिमिटेड इन्वेस्टर होता है, जबकि पब्लिक इशू में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। इतना तो आप पढ़ के आए हैं ऊपर। डेप्ट सिक्योरिटी दैट आर इशूड इन ए पब्लिक इशू आर मैंडेटली लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस सच एज नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस सो दैट दे कैन बी ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट। अगर कोई कंपनी पब्लिक इशू के जरिए डेप्ट सिक्योरिटी इशू करती है तो उनका स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना जरूरी होता है, जैसे एनएससी या बीएससी, जिससे उन्हें सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किया जा सके। इसका मतलब इन्वेस्टर जो है इन सिक्योरिटीज को स्टॉक मार्केट में बाय सेल कर सकता है बिना मैच्योरिटी पीरियड तक वेट किए। तो यहां तक आप इसको समझ चुके हैं, आगे चलते हैं और उसको समझते हैं। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हैव टू बी हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी और ट्रेड इन द ओवर द काउंटर मार्केट। अगर डेप्ट सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होता तो उन्हें या तो मैच्योरिटी तक होल्ड करना पड़ता है या फिर ओटीसी मार्केट में ट्रेड किया जाता है। ओटीसी मार्केट आपको पता है एक इनफॉर्मल मार्केट होता है जिसमें सिक्योरिटी डायरेक्टली बायर्स और सेलर्स के बीच डील होता है बिना कोई स्टॉक एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट के। गिवन बिलो आर सम ऑफ द कॉमनली यूज टर्म्स ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। अब नीचे हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू एक तरीके का समझिए बेस वैल्यू होता है जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और मैच्योरिटी पर बॉन्ड होल्डर को वापस मिल जाता है। लाइन टू लाइन समझिए। एनी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड विदाउट आंसरिंग हाउ मच बोरोइंग इट रिप्रेजेंट्स, फॉर हाउ लॉन्ग हैज द मनी बीन लेंड एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन द सेम। कोई भी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट तब तक प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हो सकता जब तक ये ना बताया जाए कि उसमें कितना पैसा बोरो किया गया है, ठीक है, कितने समय के लिए पैसा दिया गया है और उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है। ये तीनों चीज किसी भी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। The first question is answered by the term face value, which represent how much loan is represented by that particular debt paper. डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में कितना पैसा बोरो किया गया है ये फेस वैल्यू से पता चलता है। फेस वैल्यू वो ओरिजिनल अमाउंट होता है जो इश्यूअर ने बोरो किया है और जिसका रिपेमेंट मैच्योरिटी पर होगा। दिस इज द नॉमिनल और पार वैल्यू ऑफ द डेप्ट पेपर एंड इंटरेस्ट throughout the term of the paper is paid as a percentage of this amount. फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू भी कहा जाता है और इंटरेस्ट हमेशा इस अमाउंट का एक परसेंटेज होता है, ठीक है। मतलब अगर एक बॉन्ड का फेस वैल्यू 1000 है और उस पर 8% का इंटरेस्ट है तो हर साल 80 रुपया जो है इंटरेस्ट मिलेगा। द फेस वैल्यू में बी 100 और 1000 और एनी अदर डिनोमिनेशन। फेस वैल्यू 1000 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, किसी भी अमाउंट का हो सकता है। ये इशूअर डिसाइड करता है कि वो किस डोमिनेशन में सिक्योरिटी इशू करेगा। नेक्स्ट है हमारा कूपन रेट। कूपन रेट समझिए। कूपन रेट अभी भी हम आपको समझाएंगे। कूपन रेट वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है जो बॉन्ड होल्डर को रेगुलर बेसिस पर मिलता है और इसका कैलकुलेशन बॉन्ड की फेस वैल्यू पे होता है, ठीक है। ये बॉन्ड इशू होने के टाइम फिक्स किया जाता है, इतना सा ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि कभी भी फिक्स होगा, जब बॉन्ड इशू होगा तभी ये फिक्स हो जाता है कि कूपन रेट क्या है। इन्वेस्टर को ये इंटरेस्ट तब तक मिलेगा जब तक बॉन्ड मैच्योर नहीं हो जाता है। समझते हैं लाइन क्या कहता है। इंटरेस्ट पेड ऑन द बॉन्ड और डेप्ट सिक्योरिटी इज नोन एज कूपन रेट एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स फेस वैल्यू। जब एक इन्वेस्टर किसी बॉन्ड या डेप्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है तो उसे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको कूपन रेट कहते हैं। ये बॉन्ड के फेस वैल्यू का एक सर्टन परसेंटेज होता है, इतना सा दिमाग में रखिएगा। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी विच द इन्वेस्टर रिसीव एज इंटरेस्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू एंड द कूपन रेट। इन्वेस्टर को जो असली इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है?
वो फेस वैल्यू और कूपन रेट का प्रोडक्ट होता है। देखिए समझिए, अगर यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि 8.24 GS 2018, इसका मतलब है ये कूपन रेट हो गया। GS गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहलाता है। 2018 में ये मेच्योरिटी डेट लिखा हुआ है, ठीक है। फेस वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, 82 रुपया 40 पैसा जो है कब मिलेगा, ईच ईयर, हर साल मिलेगा। कब, टिल मेच्योरिटी, मेच्योरिटी तक मिलेगा। टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को मिलेगा। लेकिन यहाँ एक और चीज़ लिखा हुआ है, जिससे पे इंटरेस्ट सेमी एनुअली, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो सेमी एनुअली मिलता है। मतलब कि अब जो है इन्वेस्टर को एनुअल इंटरेस्ट का आधा हर 6 महीने में मिलेगा। कितना मिलेगा, 41 रुपया 20 पैसा के हिसाब से आपको मिलेगा, क्योंकि एनुअल कूपन का जो है आधा मिलेगा। द लास्ट कूपन पेमेंट विल बी रिसीव्ड ऑन द मेच्योरिटी डेट अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल। इसका कहने का मतलब है कि जब बॉन्ड का मेच्योरिटी डेट आएगा तो इन्वेस्टर को लास्ट कूपन पेमेंट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट या फेस वैल्यू भी मिलेगा। यही चीज़ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी 2018 में जब बॉन्ड मेच्योर होगा तो 41 रुपया 20 पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 1000 रुपया जो आप यहाँ पर लगाए हैं वो भी आपको प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगा। मेच्योरिटी, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि मेच्योरिटी क्या है। मेच्योरिटी वो डेट है जब हमारा बॉन्ड का टेन्योर खत्म होता है और इश्यूअर जो है इन्वेस्टर को उसका ओरिजिनल पैसा या प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देता है। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है वो आपको समझ आ गया कि मेच्योरिटी पर प्रिंसिपल अमाउंट रिपे कर दिया जाता है। तब तक इन्वेस्टर को रेगुलर कूपन या इंटरेस्ट मिलता रहता है। मेच्योरिटी पीरियड जो है दो तरीके का होता है, एक शॉर्ट टर्म भी हो सकता है जो 1 साल से कम होगा, लॉन्ग टर्म भी होगा जो 5 साल से जितना ऊपर जा सकता है। तो ये जो है सब कुछ रहता है। मेच्योरिटी का जो डेट है वो बॉन्ड इशू के टाइम फिक्स हो जाता है। एवरी लोन विल हैव ए टेन्योर, हर लोन का एक फिक्स ड्यूरेशन होता है जिसमें बोरोवर को पैसा रिपे करना होता है। ये ड्यूरेशन क्या कहलाता है, मेच्योरिटी पीरियड या टेन्योर कहलाता है। दिस इज नोन एज टेन्योर और मेच्योरिटी और टर्म टू मेच्योरिटी इन बॉन्ड मार्केट। अब यहाँ पर आगे समझिए क्या कह रहा है मार्केट। इन द एवर मेंशन बॉन्ड इट्स मेच्योरिटी इज इन द ईयर 2018। ऊपर जो आप पढ़ के आए हैं उसमें दिया हुआ था कि 2018 में जो है बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा। मेच्योरिटी इज वेरी सिग्निफिकेंट पैरामीटर फॉर बॉन्ड इन्वेस्टर एज दिस इज द सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू चेंज इन बॉन्ड प्राइस एंड द मार्केट रिस्क इन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट इज लिंक टू इट। मेच्योरिटी इन्वेस्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि बॉन्ड प्राइस काफ़ी हद तक मेच्योरिटी पीरियड पर डिपेंड करता है। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में मार्केट रिस्क काफ़ी हद तक मेच्योरिटी से लिंक्ड होता है। जितना ज़्यादा मेच्योरिटी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क है। Can be issued for extremely short tenure like T-bills issued by the government of India for 91, 182 and 364 days. For G-Sec issued for very long period even up to 30 years or more. बॉन्ड शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है। एग्जांपल में आप समझ लीजिए T-बिल जैसे 91, 182, 364 दिन के लिए होता है। लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड है जैसे G-Sec 30 साल या उससे ज़्यादा तक के लिए इशू होता है। सम बॉन्ड्स इशूड आर प्रीपेचुअल इन नेचर, कुछ बॉन्ड्स प्रीपेचुअल होता है यानी उनकी कोई फिक्स्ड मेच्योरिटी डेट नहीं होती है। इन्वेस्टर को इन बॉन्ड्स पर हमेशा इंटरेस्ट मिलता रहता है लेकिन प्रिंसिपल वापस कब मिलेगा ये फिक्स्ड नहीं होता है। द टर्म टू मेच्योरिटी कीप्स रिड्यूसिंग विथ ईच पासिंग डे एंड फाइनली बिकम्स जीरो ऑन द डेट द बॉन्ड्स मैच्योर्स। हर दिन बॉन्ड की मेच्योरिटी पीरियड कम होती जाती है और जब मेच्योरिटी डेट आ जाती है तो टर्म जीरो हो जाता है, मतलब बॉन्ड अपनी एक्सपायरी डेट तक ग्रेजुअली मेच्योर होता है। द बॉन्ड इज रिडीम्ड ऑन दिस डे। मेच्योरिटी डेट पर बॉन्ड इशूअर जो है इन्वेस्टर का पैसा वापस कर देता है जिसे रिडम्पशन कहा जाता है। इस दिन इन्वेस्टर को अपना प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाता है और बॉन्ड की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल वो ओरिजिनल अमाउंट होता है जो इन्वेस्टर बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और जिसे इशूअर मैच्योरिटी के टाइम पे वापस करता है। प्रिंसिपल का सीधा सा मतलब समझ लीजिए ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट।
बॉन्ड होल्डर को मैच्योरिटी पर यही अमाउंट क्या होता है, वापस मिलता है। मार्केट में बॉन्ड का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इश्यूअर हमेशा प्रिंसिपल ही रिटर्न करता है, मार्केट प्राइस नहीं करता है। अब आगे समझते हैं लाइन टू लाइन क्या कहता है। दिस इज द अमाउंट ऑफ बोरिंग ऑफ द इश्यूअर रिप्रेजेंटेड बाय द सिक्योरिटी। समझिए, प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो इश्यूअर ने इन्वेस्टर से उधार लिया होता है, और ये बॉन्ड या डेब्ट सिक्योरिटी के जरिए रिप्रेजेंट होता है। दिस इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच एन इन्वेस्टर मेक्स व्हेन द बॉन्ड इज इशूड एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय फेस वैल्यू। ये वही शुरुआती इन्वेस्टमेंट होता है जो इन्वेस्टर करता है जब बॉन्ड इशू होता है, ठीक है, और ये जनरली फेस वैल्यू के इक्वल होता है। ऑन रिडम्पशन दिस इंटायर प्रिंसिपल इज रिटर्न टू द इन्वेस्टर। रिडम्पशन के टाइम जो है पूरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है इन्वेस्टर को वापस मिलता है। एज द बॉन्ड स्टार्ट ट्रेडिंग इन द मार्केट द प्राइस एट विच इट इज परचेज्ड एंड सोल्ड मे बी डिफरेंट फ्रॉम द स्टेटेड फेस वैल्यू। जब बॉन्ड मार्केट में ट्रेड होने लगता है तो उसका प्राइस फेस वैल्यू से अलग हो सकता है, या तो प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर हो सकता है। Irrespective of the price at which a debt security is bought in the secondary market, the issuer is liable to repay only the principal represented by the face value on maturity। चाहे आपने बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में किसी भी प्राइस पर खरीदा हो, ठीक है, मैच्योरिटी के टाइम पर इश्यूअर सिर्फ फेस वैल्यू यानी ओरिजिनल प्रिंसिपल ही वापस करेगा। रिडम्पशन ऑफ ए बॉन्ड। रिडम्पशन ऑफ ए बॉन्ड का क्या मतलब है कि बॉन्ड का एंड हो जाना, यानी जब बॉन्ड मैच्योरिटी पर पहुंचता है तो इश्यूअर इन्वेस्टर को प्रिंसिपल अमाउंट वापस करता है और लास्ट इंटरेस्ट कूपन पेमेंट भी दे देता है। समझते हैं क्या कहता है लाइन। व्हेन ए बॉन्ड मैच्योर्स द इन्वेस्टर रिडीम्स द बॉन्ड विच एसेंशियली मीन्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इश्यूअर एंड द इन्वेस्टर इज ओवर। कहने का सीधा सा मतलब आप यहाँ पर समझिए कि जब बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाता है तो इन्वेस्टर बॉन्ड को रिडीम करता है। इसका मतलब होता है कि इश्यूअर और इन्वेस्टर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। द इश्यूअर ऑफ द बॉन्ड रिपेज द प्रिंसिपल एंड ऑल्सो मेक्स द फाइनल कूपन पेमेंट एंड देन द बॉन्ड सीसेस टू एग्जिस्ट और द बॉन्ड मैच्योर्स। इश्यूअर बॉन्ड की मैच्योरिटी पर इन्वेस्टर को प्रिंसिपल अमाउंट वापस करता है और साथ ही आखिरी कूपन जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है वो भी वापस करता है। उसके बाद बॉन्ड खत्म हो जाता है, या कह लीजिए कि बॉन्ड मैच्योर हो गया। HPR क्या है? होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स। होल्डिंग पीरियड रिटर्न से आप समझ रहे होंगे कि जब तक इन्वेस्टर ने बॉन्ड को क्या किया है, होल्ड किया है, उस पीरियड में उसने कितना टोटल रिटर्न कमाया, ठीक है, चाहे वो बॉन्ड मैच्योरिटी तक होल्ड किया हो चाहे बीच में बेच दिया हो। HPR is the return earned on an investment during a specific period when it was bought and held by the investor। HPR एक ऐसा रिटर्न है जो किसी इन्वेस्टमेंट पर तब अर्न होता है जब इन्वेस्टर उसे एक स्पेसिफिक पीरियड तक होल्ड करता है। एन इन्वेस्टर में परचेज द बॉन्ड from the issuer directly when it is issued or may purchase at any later date from the secondary market। इन्वेस्टर जो है बॉन्ड को डायरेक्टली इशूअर से परचेज कर सकता है जब बॉन्ड इशू होता है, या फिर बाद में सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकता है। सिमिलरली द इन्वेस्टर में होल्ड द बॉन्ड टिल मैच्योरिटी और मे एग्जिट अर्लियर इन बिटवीन बाय सेलिंग ऑन द सेकेंडरी मार्केट। इन्वेस्टर बॉन्ड के मैच्योरिटी तक होल्ड कर सकता है या फिर सेकेंडरी मार्केट में बेचकर पहले एग्जिट ले सकता है। द रिटर्न टू द इन्वेस्टर फॉर द पीरियड फॉर विच द बॉन्ड वाज हेल्ड इज नोन एज HPR। जिस पीरियड तक इन्वेस्टर बॉन्ड को होल्ड करता है उस ड्यूरेशन में जो रिटर्न मिलता है उससे हम HPR कहते हैं। थ्रू द पीरियड फॉर विच द बॉन्ड इज हेल्ड द इन्वेस्टर वुड रिसीव कूपन पेमेंट। यहाँ पर कहने का सीधा सा मतलब है जब तक इन्वेस्टर बॉन्ड होल्ड करेगा तब तक उसे कूपन पेमेंट मिलता रहेगा। दीज कूपन्स में बी री इन्वेस्टेड टू अर्न इंटरेस्ट एट द रेट प्रीवेलेंट एट द टाइम ऑफ री इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर इन कूपन्स को री इन्वेस्ट कर सकता है और उस समय के मार्केट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट कमा सकता है।
Further, the investor will make a gain or loss at the time of selling the bond depending upon whether the sale price is higher or lower than his purchase प्राइस। जब इन्वेस्टर बॉन्ड बेचेगा तो उसे प्रॉफिट या लॉस होगा, जो इस बात पर डिपेंड करेगा कि सेल प्राइस परचेज प्राइस से ज़्यादा है या कम है। एडिंग ऑल दिस थ्री इनकम्स एंड एक्सप्रेसिंग इट एज ए परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस वुड बी द HPR फॉर द इन्वेस्टर। इन तीनों इनकम्स को, किसको, कूपन पेमेंट्स, री इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स और सेलिंग प्रॉफिट या लॉस ऐड करके कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज में एक्सप्रेस करने से HPR मिलता है। एग्जाम्पल क्या कहता है कि अगर एक इन्वेस्टर, ठीक है, बॉन्ड 104 में खरीदता है, 8 का कूपन रेट कमाता है, जो वो 7% रेट पर री इन्वेस्ट करता है और 1 साल के बाद 110 में बेचता है, तो HPR का कैलकुलेशन क्या होगा। अब समझिए, HPR का यहाँ कैलकुलेशन दिखाया है और जो रिजल्ट आया है वो 14% आया है। कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा। इट मस्ट बी नोटेड दैट HPR इज सिंगल पीरियड रिटर्न एंड डज नॉट एनुअलाइज द रिटर्न टू द इन्वेस्टर। ध्यान देना चाहिए कि HPR एक सिंगल पीरियड रिटर्न है और ये एनुअलाइज रिटर्न नहीं होता। करंट यील्ड क्या है? करंट यील्ड बताता है कि बॉन्ड के करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से इन्वेस्टर को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, लाइन समझते हैं क्या कहता है। दिस इज ए सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन ए डेब्ट सिक्योरिटी इन विच द कूपन इज डिवाइडेड विद द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। देखिए, ये एक सिंपल मेथड है किस चीज का? बॉन्ड का रिटर्न कैलकुलेट करने का, जिसमें कूपन रेट को बॉन्ड के करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड किया जाता है, रिजल्ट परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है, जिसे करंट यील्ड कहते हैं। दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट फ्यूचर कैश फ्लोज कमिंग फ्रॉम द बॉन्ड विच इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड एंड हेंस दिस मेथड इज नॉट रियली यूज्ड वाइडली। इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि ये फ्यूचर कैश फ्लो को कंसीडर नहीं करता है, इस वजह से ये मेथड ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और इन्वेस्टर इसे कम यूज करते हैं। इट कैन बी कंपेयर टू द डिविडेंड यील्ड ऑफ ए स्टॉक। करंट यील्ड को स्टॉक के डिविडेंड यील्ड से कंपेयर किया जा सकता है, जिसमें डिविडेंड को स्टॉक प्राइस से डिवाइड करके परसेंटेज में यील्ड निकालते हैं। सपोज कीजिए ये आपका है 8.24 GI 2018 is trading at 104, द करंट यील्ड वुड बी, यहाँ पर उसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, और जो आया आपका परसेंटेज में वो आपका हो गया आंसर। मतलब अगर कोई इस बॉन्ड को 104 पे खरीदता है तो उसका करंट यील्ड क्या होगा? 7.92% होगा। यही ये चीज़ बताता है। यील्ड टू मैच्योरिटी। अब यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है? अब समझिए, इसका मतलब है कि अगर इन्वेस्टर बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करे तो उससे टोटल एनुअल रिटर्न कितना मिलेगा। ठीक है, अब लाइन क्या कहता है? यील्ड टू मैच्योरिटी is a more comprehensive and widely used measure of return calculation of a debt security than current yield। कहने का इसका सीधा सा मतलब है कि YTM जो है एक एडवांस और कॉमनली यूज्ड मेथड है डेब्ट सिक्योरिटी का रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। ये करंट यील्ड से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। दिस मेथड टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज कमिंग फ्रॉम द बॉन्ड एंड इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज कैश फ्लोज टू द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। YTM मेथड बॉन्ड के सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को कंसीडर करता है, जैसे कि कूपन पेमेंट्स और प्रिंसिपल रीपेमेंट यहाँ पर है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इन फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके उसे बॉन्ड के मार्केट प्राइस के बराबर रखा जाए। द रेट विच इक्वेट्स द प्रेजेंट आउटफ्लोज with the present value of future inflows is known as YTM। जो इंटरेस्ट रेट प्रेजेंट आउटफ्लो यानी बॉन्ड की खरीदने की कॉस्ट और फ्यूचर इनफ्लोज यानी कूपन्स और प्रिंसिपल के प्रेजेंट वैल्यू को इक्वल कर देता है, उसी को YTM कहते हैं। दस इट कैन बी अंडरस्टूड एज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बॉन्ड। इसी वजह से क्या है कि YTM को बॉन्ड का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है, यानी
ये एक ऐसा रेट है जो फ्यूचर कैश फ्लोज का नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी जीरो बना देता है। ठीक है। द YTM कैन बी कैलकुलेटेड बाय ट्रायल एंड एरर मेथड बाय प्लगिंग इन डिफरेंट रेट्स इन द इक्वेशन and arriving at the one that equates the market price of bond to the present value of the expected cash flows from the bond. YTM को ट्रायल एंड एरर मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। इस प्रोसेस में डिफरेंट इंटरेस्ट रेट इक्वेशन में पुट किया जाता है जब तक मार्केट प्राइस और प्रेजेंट वैल्यू मैच ना हो जाए। इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग द XIRR फंक्शन इन एक्सेल। YTM का कैलकुलेशन जो है एक्सेल के XIRR फंक्शन से भी किया जा सकता है जो इसको सिंप्लीफाई करता है। अब यहाँ पर आपको एक कैलकुलेशन समझाया गया है। कैलकुलेशन में क्या कहता है कि HDFC का जो है 9.70% 2017, ठीक है, का जो बॉन्ड है 19 जुलाई 2007 को इशू हुआ था। ठीक है। इशू डेट है 19 जुलाई 2007 को इशू हुआ था और 19 जुलाई 2017 को मैच्योर होगा। ये जो 17 है यहाँ मैच्योर ये होगा। अगर ये बॉन्ड 1 नवंबर 2014 को 103 पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो YTM निकालने के लिए ट्रायल एंड एरर या एक्सेल का यूज किया जाता है। यही चीज ये समझाना आपको चाह रहा है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर XIRR मेथड का यूज किया गया है। तो ये कैलकुलेशन अगर आप एक्सेल में जाके कीजिएगा तो आपको भी ये समझ में आएगा। YTM दो बेटर देन करंट यील्ड एंड ऑल्सो वाइडली यूज्ड हैज इट्स ऑन शॉर्टकमिंग्स। समझिए, YTM करंट यील्ड से बेटर है और वाइडली यूज्ड भी होता है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है। फर्स्ट, इट्स एज्यूम दैट द इन्वेस्टर विल होल्ड द बॉन्ड टिल मैच्योरिटी विच मे और मे नॉट बी द केस। इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि पहला लिमिटेशन ये है कि YTM ये मान लेता है कि इन्वेस्टर बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करेगा, जो कि जरूरी नहीं है। सेकेंड, इट एज्यूम दैट द कूपन्स रिसीव्ड पीरियडिकली आर इन्वेस्टेड फॉर द रिमेनिंग टेनोर ऑफ द बॉन्ड एट द सेम रेट थ्रू आउट द टेनोर। सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि YTM ये एज्यूम करता है कि हर कूपन पेमेंट को सेम इंटरेस्ट रेट पर री इन्वेस्ट किया जाएगा, जो प्रैक्टिकल नहीं होता है। These assumptions imply that interest rates would remain same for the 60 नहीं, ये कुछ नहीं है, entire tenure and that the rate would also be same across tenures, which means the yield curve would be static and flat। ये यहाँ पर गलती से हो गया। ठीक है। इसका मतलब समझिए, इस assumption का मतलब है कि बॉन्ड की पूरी ड्यूरेशन में इंटरेस्ट रेट जो है सेम रहेगा और yield कर्व फ्लैट होगा, जो कि रियल वर्ल्ड में रेयरली होता है। दिस एजम्पशन टेक YTM अवे फ्रॉम बीइंग प्रैक्टिकल। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट जो है बदलते रहता है। However, YTM has its own advantages, biggest of which being that is simple and quick computation and hence it is widely used। फिर भी YTM का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका जो कैलकुलेशन है वो सिंपल और क्विक है, इसलिए ये फाइनेंस इंडस्ट्री में वाइडली यूज्ड होता है। ड्यूरेशन क्या करता है? ड्यूरेशन से आप सिंपल समझ सकते हैं कि ये बताता है कि इंटरेस्ट रेट बदलने पर बॉन्ड के प्राइस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। इसे आप बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट रिस्क समझ सकते हैं। कैसे? ड्यूरेशन जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड प्राइस उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। लाइन से समझते हैं। ड्यूरेशन मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ द प्राइस ऑफ ए बॉन्ड टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। समझिए, ड्यूरेशन एक मेजर है जो ये बताता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने या घटने पर बॉन्ड की प्राइस कितनी चेंज होगी। बॉन्ड्स विथ हायर ड्यूरेशन एक्सपीरियंस ग्रेटर इंक्रीजेज इन वैल्यू व्हेन इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन एंड ग्रेटर लॉसेज इन वैल्यू व्हेन रेट्स इंक्रीज कंपेयर टू बॉन्ड विथ लोअर ड्यूरेशन। जिन बॉन्ड्स का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है उनकी वैल्यू तब ज़्यादा बढ़ती है जब इंटरेस्ट रेट गिरता है, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन बॉन्ड्स की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा गिरती है। ठीक है। लो ड्यूरेशन बॉन्ड में प्राइस चेंज इससे कम होता है।
ड्यूरेशन इज द वेटेड एवरेज मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड वेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो आर यूज्ड एज वेट्स। ड्यूरेशन को जो है वेटेड एवरेज मेच्योरिटी भी कहा जाता है। इस कैलकुलेशन में बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज के प्रेजेंट वैल्यू को वेट की तरह यूज किया जाता है। ड्यूरेशन thus incorporates the tenor, coupon and yield in its calculation। ड्यूरेशन का कैलकुलेशन करने में तीन चीज इंक्लूड होता है। क्या क्या? टेनोर, कूपन, यील्ड। टेनोर का मतलब बॉन्ड की मैच्योरिटी तक का टाइम, कूपन बॉन्ड का फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, यील्ड बॉन्ड की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। हायर द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, हायर द ड्यूरेशन एंड हेंस हायर द इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑफ द बॉन्ड। जितना ज्यादा बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड होगा उतना ज्यादा उसका ड्यूरेशन होगा, और जितना ज्यादा ड्यूरेशन उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा। लोअर द कूपन रेट, हायर द ड्यूरेशन एंड हेंस हायर द इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑफ द बॉन्ड। अब यहां समझिए, अगर बॉन्ड का कूपन रेट कम है, ठीक है, तो उसका ड्यूरेशन ज्यादा होगा, और ड्यूरेशन ज्यादा होने का मतलब है इंटरेस्ट रेट रिस्क भी ज्यादा होगा। एंड लोअर द यील्ड, हायर द ड्यूरेशन एंड हेंस हायर द इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑफ द बॉन्ड। अगर बॉन्ड का यील्ड कम है तो ड्यूरेशन ज्यादा होगा, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट चेंज होने पर प्राइस का इंपैक्ट भी ज्यादा होगा। दस ड्यूरेशन इज वेरी कन्वीनियंट इंटरेस्ट रेट रिस्क मेजर फॉर बॉन्ड्स। इस वजह से ड्यूरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट रिस्क को मेजर करने के लिए। हायर द ड्यूरेशन, हायर द सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड्स प्राइस विज एविज इंटरेस्ट रेट्स। अगर बॉन्ड्स का ड्यूरेशन हाई है तो इंटरेस्ट रेट के बदलने पर उसकी प्राइस ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म या लो कूपन बॉन्ड्स इंटरेस्ट रेट चेंजेज के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ ए बॉन्ड इज नॉट ए स्टैटिक नंबर बट विल चेंज विथ चेंज इन द टेनोर एंड यील्ड ऑफ द बॉन्ड। ड्यूरेशन एक फिक्स नंबर नहीं होता, ये बॉन्ड के टेनोर और यील्ड के चेंज होने पर बदल सकता है। एज ए बॉन्ड कम्स क्लोजर टू मेच्योरिटी इट्स ड्यूरेशन ऑल्सो डिक्रीज एंड मेक्स द बॉन्ड लेस रिस्की। जब बॉन्ड अपनी मेच्योरिटी डेट के करीब आता है तो उसका ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। इस वजह से जैसे जैसे बॉन्ड मेच्योर होता है वैसे वैसे उसका रिस्क भी कम होते जाता है। तो डेब्ट मार्केट आपका खत्म हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ वो भी बताइए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, इसी तरीके से कंटिन्यू करना। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट का। तो थर्ड पार्ट इसीलिए लाना पड़ रहा है कि वीडियो अच्छा खासा लंबा हो जा रहा है, नहीं तो हम सोचे थे सेकंड पार्ट में से कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड पार्ट इसीलिए भी लाना जरूरी है क्योंकि टाइप्स ऑफ बॉन्ड समझना है, उसके नीचे क्वेश्चंस वगैरह है वो भी सॉल्व करना है। और हर वीडियो के एंड में नहीं, आप जैसे कि ये तीसरा चैप्टर चल रहा है और इसका थर्ड पार्ट जब आएगा तो उसके नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट का। आप वो प्रैक्टिस सेट वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद आपको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो। इसी चीज़ से बनाया गया है, वर्कबुक से आपका क्वेश्चन बनाया गया है। तो अब 600 क्वेश्चन में जो है वो अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग है, तो आपका लगभग 1200-1300 क्वेश्चन सॉल्व होगा। हर चैप्टर से हम 25-30 क्वेश्चन बना के आप लोगों के लिए लाए हैं, तो वो भी आप सॉल्व करते रहिए और साथ में वो प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आपका वर्कबुक का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, और हैप्पी लर्निंग।